नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटों ने माँ के अंतिम संस्कार का किया बंटवारा। पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही हैं। 7 वर्षीय रोहन ने आकर राकेश से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? राकेश ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रोहन बोला। क्या? राकेश परेशान हो अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थे। देखो ना, अम्मा को कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगा उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही न थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज़ दी पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मारकर रोने लगी और राकेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। राकेश की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। बिमला देवी, हाँ ये नाम है अम्मा जी का। पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। तीनों बेटे राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां रुचि रानी थी। बड़ा सा घर था, खेतीबाड़ी भी बहुत थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेणु, कंचन तीनों बहुएं थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे, बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई, या न जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदयाघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या कुछ, कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेतीबाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती थी, न ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाएं तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठ सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम नहीं है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते हैं, और भी न जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर न निकलने की। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहें। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो, पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया, इस उम्र में पैसों का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कभी कुछ न करती और न ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के और कोई मतलब ही न था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थीं। कभी कभार बेटे हालचाल पूछ लेते, पोता पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवा कोई और मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे भी सब परिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गईं, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई। न ही हम लोगों के साथ रहने गईं कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी।
पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटों बहू में बहस चल रही थी। राकेश, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। रमेश, न भैया, मेरे पास इतना ना है, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। दिनेश ने कहा, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत सौदागृह ले जाए, वहाँ खर्चा भी कम होगा। राकेश ने कहा, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुँह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आएगा ही। रमेश ने कहा, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश ने कहा, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही न था। तीनों बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान नहीं ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज़ दी। राकेश को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राकेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी का अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से अम्मा की विदाई? ना, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ बल्कि उधार चुका रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, राकेश बोला। जी, मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी के शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखे रहे, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से मैंने ये पैसे संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख रुपए हो गए हैं। आज अम्मा जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। वाह अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतज़ाम कर रखी थी कि किसी पर भार न पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सके इस संसार से। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। दोस्तों, भले ही बच्चे माता पिता को अपमानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हों, लेकिन यह उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह अपने माता पिता के अंतिम संस्कार और सेवा के कार्य से वंचित रह गए, क्योंकि माता पिता का कर्ज तो हम मर कर भी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी सेवा और उनका अंतिम संस्कार कर हम अपने फर्ज का निर्वहन कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।